हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो हम करने वाले हैं कोस्ट गार्ड जेईडीबी यांत्रिक के सेक्शन 1 की साइंस की वीवीआई क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आए भी हुए और बहुत सारे नहीं भी आए हैं। देखो, डेली में जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मिला जुला के करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम तो बहुत ज्यादा हुई नहीं है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है नहीं, बट जो भी है मैं इंक्लूड करते जाता हूँ, ठीक है ना। और एक अलग से भी वीडियो में बना दूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। बट फिलहाल इसके अंदर जो चीजें हैं वो वीवीआई नहीं, मतलब ट्रिपल भी कह लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इनको आप रट लेना बहुत अच्छे से। और हाँ, इसकी पीडीएफ तो आप सारे बच्चे अब नहीं खोल पाएंगे, जो रेगुलर वीडियो देखेगा वही खोल पाएगा। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि सभी पीडीएफ में जो है ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे अब क्या करते हैं ना, सीधे पीडीएफ लेते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है, तो फिर आगे कमेंट करते हैं कि समझ में नहीं आया। तो कम से कम वीडियो पूरा देखा करो, तब समझ में आएगा ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैं इसके अंदर लिखता नहीं हूँ वो बोल के बता देता हूँ। तो वो सारी चीजें समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखो, और वीडियो के बीच में पासवर्ड बता दिया जाएगा, ठीक है। जो भी पासवर्ड रहेगा, अगर पीडीएफ में पासवर्ड है तो वीडियो में बता दिया जाएगा, तो इसके लिए पूरा वीडियो देखो आप, ठीक है। चलो, अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। मतलब वो परमाणु के किसी भी, देखो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल डज नॉट बिलोंग टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब देखो, एटम के अंदर, कहने का मतलब परमाणु के जो है न्यूक्लियस, जो हर परमाणु का, मान लो लाइक की जो येलो कलर का आपको दिख रहा था, मान लो ऐसा कोई परमाणु है, तो इसके न्यूक्लियस में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। आपको भी पता है ना कि देखो, तीन चीजें मेनली होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बीच में सोए रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो तीन ही लोग मेनली है ना इसके नाभिक से रिलेटेड। अगर पूछा जाए, ये नहीं पूछ रहा है कि नाभिक में कौन स्थिर रहता है, ये नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं है। तो ऑब्वियसली इन तीनों में से हट के कौन है, तो मेरॉन है। मेरॉन नाम का कोई चीज आपने सुना था क्या, किसी एटम के अंदर होता है, एटम के या फिर बोलो न्यूक्लियस के अंदर होता है, आपने सुना है क्या, नहीं ना। तो बस यही तीन चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। चलो, आगे कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पे यूज होते हैं, मोस्टली कहाँ पे यूज होते हैं, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, एक चीज मैं बताऊं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या लिखते हैं हम लोग, सीएफसी लिखते हैं, पता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वो यूज कहाँ करते हैं हम लोग, फ्रीज के अंदर, रेफ्रिजरेटरों के अंदर, ठीक है ना। तो जितने भी फ्रीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसके अंदर क्या क्लोरोफ्लोरो मतलब सीएफसी का यूज होता है, ठीक है। किसका भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहेंगे तो सीएफसी, ठीक है ना। तब ये सभी चीजें तो पीडीएफ में लिख के मिलेंगी नहीं आपको। कभी कभार पूछ देता है कि सीएफसी का अर्थ क्या है, तो आपको कहना होगा ना वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो आप आंसर करोगे, ओके ना। चलो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मेजर करने के लिए किया जाता है। ये जो बोल रहा है ना, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पिक्नोमीटर इज यूज टू मेजर। मतलब पिक्नोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, तो ऑब्वियसली वो किया जाता है घनत्व को मेजर करने के लिए, डेंसिटी को मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, डेंसिटी। तो किसी भी चीज की डेंसिटी को अगर मेजर करना है आपको, तो वहां पे पिक्नोमीटर का यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे भाई, पिक्नोमीटर का। ये दिख रहा है ना आपको कहाँ पे, इंग्लिश में देख लो यहाँ पे, और हिंदी में आपको यहाँ पे पिक्नोमीटर, ठीक है। तो डेंसिटी मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं, ओके। चलो फिर, और एक चीज मैं कहानी, बट आप समझ लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं चाहता हूँ वैसा। अब वो पूछोगे क्या, कि आपने अगर ए टू जेड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और बगल में जो घंटी का निशान है ना, उस पर भी टच करना, और ऑल लिखा होगा ना, ऑल पे ले जाकर फिक्स कर लेना। ये मैं बार बार कहता नहीं हूँ, बट आप समझते भी नहीं हो, नहीं कहता हूँ तो समझ जाया करो। सब्सक्राइब भी करना है, बगल में घंटे के निशान को ऑल पे ले जाकर प्रेस कर देना है, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक भी कर देना है। फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा का कारण क्या है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब सौर ऊर्जा कहीं से निकल के आ जाता है, ऑब्वियसली सूरज से निकल के आएगा। व्हाट इज द रीजन फॉर सोलर एनर्जी। अभी देखो, मेनली दो चीजें जो कि कंफ्यूजन करती है, एक संलयन अभिक्रिया और एक दूसरा क्या है, विखंडन अभिक्रिया। देखो, संलयन अभिक्रिया क्या है और विखंडन अभिक्रिया क्या है। विखंडन जब कहेंगे हम लोग, फिशन रिएक्शंस का मतलब होता है कोई चीजों का एक मान लो पार्ट है और उसका दो पार्ट में क्रैक होकर टूट जाना। तो जो चीज टूट गई वहां पे सौर ऊर्जा नहीं उत्पन्न होता है, वो क्या होता है भाई, वहां पे संलयन होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। आपस में टकराते हैं एक दूसरे से, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम के जो कण होते हैं एक दूसरे से आपस में टकराते हैं, और उससे जो एनर्जी मतलब होता है वो सौर ऊर्जा वहां से निकलता है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ रहे हैं, तो ये फ्यूजन होता है, फ्यूजन रिएक्शन मतलब संलयन अभिक्रिया, ठीक है ना। चलो, आगे कह रहा है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए
न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है। देखो जब भी नाभिकीय विखंडन होगा, मतलब नाभिकीय विखंडन मतलब जैसे भी मैंने बताया यहाँ पे क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, क्या दो चीजें जब टूटती हैं तो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा क्या होता है, अनकंट्रोल हो जाता है। जब भी यहाँ पे कोई चीज टूटेगा तो हेवी मतलब मात्रा में वहां पे क्या निकलेगा, एनर्जी निकलती है। तो उस कंडीशन में न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं ना, न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना होता है। तो कौन करता है, न्यूट्रॉनों को ऑब्जर्व करने के लिए किन दो चीजों का, किन दो एलिमेंट्स का यूज करते हैं, तो बोरॉन और कैडमियम का यूज करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन कौन, बोरॉन और कैडमियम, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना कि बोरॉन और कैडमियम क्या करते हैं, जब भी फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो वहां पे जो हाईली एनर्जी निकलती है तो उसमें से न्यूट्रॉन जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बोरॉन और कैडमियम का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। बोलोगे मैथ्स में पढ़ते हम लोग ज्योमेट्री, बट कोई नहीं, फिजिक्स में पूछ लेता है, ठीक है। पाइथागोरस, सॉरी यूक्लिड को माना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है, पाइथागोरस नहीं, ठीक है ना। गलती से मेरे मुंह से निकलने वाला था पाइथागोरस, बट नहीं, यूक्लिड को माना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, देखो एक फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ईंधन पूछ रहे ना, ये किस चीज में, न्यूक्लियर रिएक्टर में किस चीज को फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं हम लोग, तो यूरेनियम को, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, परमाणु रिएक्टर के अंदर जो होता है ना वो विखंडन होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है ना। और यूरेनियम में भी क्या होता है, विखंडन ही होता है, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये कह रहा है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे समझा दूं, दो चीजें आपने पढ़ा, एक क्या, फ्यूजन, और एक पढ़ा आपने फ्यूजन, ठीक है। इन दोनों में सबसे ताकतवर कौन होता है, बताओ। अगर फ्यूजन ज्यादा होता, आप ये भी समझ लो, आप यहाँ पे सूर्य का जो है सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा हेवी होता है, क्यों, इसके अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। और ये रीजन है ना, कोई भी चीज अगर टूटता है तो फिर टूटते टूटते कमजोर हो जाएगा, और ये फ्यूजन आपस में टकरा टकरा के एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में सबसे ज्यादा हेवी एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, तो नाभिकीय संलयन से, मतलब फ्यूजन से यूज होता है, प्रोड्यूस होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की जरा इंग्लिश गलती है, मैं सुधार देता हूँ इंग्लिश को 1 मिनट में। तो यहाँ पे देखो इंप्रूव हो गया आपका इंग्लिश, देख रहे होगे यहाँ पे, पहले इंग्लिश कुछ और था, जरा पीछे करके चेक कर लो। यहाँ पे पिछले मतलब 7 नंबर का इंग्लिश कॉपी हो गया था, हम लोगों ने ठीक कर लिया। आगे देखो कह रहा है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है, मतलब यूरेनियम इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ विच एलिमेंट, किस एलिमेंट के जो है आइसोटोप में बदल जाता है यूरेनियम, मतलब अंततः, ठीक है, पूरी तरीके से। तो ये जो है गाइस, सीसा मतलब लेड, तो ये जो है लेड के आइसोटोप में क्या बदल जाता है, चेंज हो जाता है यूरेनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है आधुनिक चर्म शोधन, चर्म शोधन कहने का मतलब जहाँ पे चमड़े की चीजें बनाई जाती है, ठीक है ना, जो लेदर की चीजें बनाई जाती है वो, ठीक है ना, टैनिंग बोल, उसको टैनिंग कहते हैं हम लोग, तो ये चीज याद रखना। तो चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब जो बहुत विषैली होती है। तो ऑब्वियसली इसमें से देखो विषैली सबसे ज्यादा जो है क्रोमियम होती है। वैसे तो इंसान को अगर शीशा से भी बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि शीशा अगर किसी को मतलब जहां पे बहुत ज्यादा शीशा को यूज करो, लेड का यूज करो, तो इसके भी साइड इफेक्ट है, बट सबसे ज्यादा विषैली जो है ना वो क्रोमियम है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, क्रोमियम इसका मतलब करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं, मतलब चुंबक समझो यहाँ पे किसके टुकड़े होते हैं, या फिर चुंबक जो है वो किससे बने होते हैं, वो कैसे आयरन से बने होते हैं, वो सॉफ्ट आयरन से बनते हैं, नर्म लोहे से बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो बहुत सारे बच्चे निकेल कर देते हैं, इस्पात कर देते हैं, तो फिर गलत हो जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। आगे देखो, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज का जो तार बनता है वो किस धातु का, जो धातु बनता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो किस धातु का बनता है या फिर कैसा होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अच्छा देखो, फ्यूज का तार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस धातु का बनता है, किस एलिमेंट का बनता है, जरा आप बताओ मुझे कमेंट करके, ठीक है ना। कैसा होता है मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, बट मैं बता दे रहा हूँ, जो फ्यूज का तार बनता है, देखो वो जो होता है ना हाईली क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है उसके अंदर, प्रतिरोध जो होती है उसकी ज्यादा होती है, कम नहीं होती है, प्रतिरोध ज्यादा, क्योंकि प्रतिरोध कम रहेगा तो फिर उसके फ्यूज हम लोग बना ही क्यों रहे, ताकि वो जब हाई वोल्टेज आए तो वो क्या करे भाई, फटाक से टूट जाए, ठीक है ना। इसीलिए अगर लो वोल्ट मतलब उसकी जो प्रतिरोध कम कर देंगे तो फटाफट उसके अंदर से लाइन पार होने लगेगा। तो उसमें से लाइन को पार होने से रोकना है ना, बिकॉज जैसे ही हाईवी होगा वो टूट जाना चाहिए। तो उसकी प्रतिरोधकता जो है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, गलनांक कम होनी चाहिए, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट उसकी कम होती है, तो इसलिए बी इसका करेक्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है ना।
तो कभी कभार दो दो रहते हैं ना यहाँ पे ऑप्शन में, देखो कभी कभार ऑप्शन में ऐसे दे देगा लो रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, फिर दे देगा हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसलिए मैंने दोनों बता दिया कि उसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आप बताओगे फ्यूज के तार को किस धातु के फ्यूज का तार जो बनता है वो किस धातु के तार से बनता है, बताओ। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर जो है एक धुंधला धब्बा बन जाता है। अच्छा देखो, घरों में बल्ब देखे होगे ना, वो एक टाइम के बाद देखो उजला उजला लगता है कि दूध डाला हुआ है उसके अंदर, वैसा लगने लगता है, ठीक है। बहुत टाइम के बाद यूज करोगे तो लगता है कि उसके अंदर दूध रखा हुआ है। अब तो खैर एलईडी बल्ब आ रही है, उसकी बात नहीं की जा रही है, जो पुरानी वाली बल्ब होती थी 100 वाट वाली, ये सब समझ रहे हो ना, वहां पे जिसके अंदर फिलामेंट यूज होता था, ठीक है, टंगस्टन का बनता था वो वाली बल्ब। तो उसके अंदर होता क्या था ना कि जो टंगस्टन की जो वो होती थी, उसकी फिलामेंट होती थी, तंतु कहते हैं हिंदी में उसको। टंगस्टन की जो तंतु होती थी वो धीरे धीरे क्या होती थी, हीट होती थी। हीट होने के बाद वो हल्की हल्की माइनर, एकदम बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ी थोड़ी वाष्प में बनकर और चारों तरफ बल्ब में चारों तरफ बैठ जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, वो सफेद हो जाता था, ठीक है ना। और आपको पता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा हीट होगा तो हीट होते होते क्या होगा, पिघलेगा ही ना वो भी, क्योंकि वो भी क्या थी भाई, टंगस्टन क्या बनता है, वो उसका फिलामेंट क्या होता था, धीरे धीरे वाष्प बन के वेपर बन के चारों तरफ कलेक्ट मतलब एकत्रित हो जाता था, ठीक है ना, समझ गया। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोई भी नाव नहीं डूबेगी, कब नहीं डूबेगी भाई, यदि वह पानी हटाएगी अपने कितना पानी देखो मान लो नाव है पानी के अंदर, बोट है, ये कब नहीं डूबेगा, ऑब्वियसली जब पानी में हम लोग नाव घुसाएंगे तो वो पानी को हटाएगा, लेकिन वो कितना पानी हटाएगा कि वो डूबे नहीं, ये चीज सवाल उठता है कि कितना पानी हटाए, जितना उसका वेट है, अपने वेट के बराबर अगर वो पानी हटा रहा है तो नाव वो डूबेगा ही नहीं। ओके चलो, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब चीजें। आगे कह रहा है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कोई चीज को ले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो ले जाएगा वो बड़ी खुश हो जाएगा कि हम चांद पे घूमने का मौका मिला है ना। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि देखो, एक किसी भी चीज की ना मास और वेट, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। मास और वेट जो है दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो वेट जो है बदलते रहता है और मास कांस्टेंट रहता है। जब हम लोग पृथ्वी से चांद पे जाओ चाहे चांद से पृथ्वी पे आओ, तो वेट जो है वो बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, परंतु उसका द्रव्यमान जो है, मास जो है वो सेम रह जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। आगे देखो 15 नंबर, देखो क्या कह रहा है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है भाई ऐसे कंडीशन में, उनके पास वायु कोश होता है, एयर सैक्स होता है उनके पास, ठीक है ना। तो ये चीज समझ लेना, तो उनके पास होता है लाइक, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ब्लैडर का टाइप का होता है वो, ठीक है ना। तो इसलिए उनके क्या होता है, उड़ने में कोई मतलब सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो ये चीज समझ लेना। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो एक्स किरण को मेजर करने के लिए हम लोग क्या, ब्रैग एक्स्ट्रोमापी, ठीक है ना, ब्रैग एक्स्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं भाई इसको, स्पेक्ट्रोमीटर, ये बोलने में थोड़ा अटपटा है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना। ये जो मीटर है समझ रहे हो ना, थोड़ा सा अटपटा नाम है पढ़ने में, तो पहले याद रखना ब्रैग नाम है इसका आगे, ठीक है। बाकी स्पेक्ट्रोमीटर तो कर करके ऑप्शन में रहेंगे, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, फलाना स्पेक्ट्रोमीटर, तो याद रखना ब्रैग होगा एक्स किरण को जब भी मेजर करेंगे तो। 17 नंबर है, मनुष्य की ध्वनि कंपन की मतलब जो कह रहे हैं कि मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, मतलब कुल मिला के देखा जाए जो इंसान आवाज जो सुनता है, जो साउंड को सुनता है, उसकी रेंज क्या होती है, तो वो क्या होती है भाई, रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, श्रव्य ध्वनि कह सकते हैं इसको हम लोग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होती है उसको हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। चलो 18 नंबर कह रहा है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये स्टेथोस्कोप क्या है, ठीक है, स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये चीज याद रखना। कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो बोलने में थोड़े अटपटे होते हैं, तो ये जो है वो क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी में आला बोलते हैं ना, डॉक्टर जो कान में लगा के चेक करता है, आपकी धड़कन पे रखता है वगैरह वगैरह, तो वो क्या करता है, क्या ध्वनि धारा को ध्वनि तरंग में बदलता है, ऐसा तो है नहीं, करंट को तो साउंड में बदलता नहीं है, ध्वनि को करंट में बदलता नहीं है, वो ध्वनि को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो सुना उसने अंदर वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर देगा, वो डॉक्टर के कान के पास चला जाएगा बस, ठीक है। वो क्या करता है, स्टेथोस्कोप जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो साउंड सुन रहा है ना, बस वही क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देगा कि जाओ उसके कान में घुसा दो वो चीज, ठीक है। तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड करता है, तो ये चीज समझ लेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी उपग्रह में
किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, जब मान लो किसी उपग्रह पर सैटेलाइट के ऊपर मान लो कोई एस्ट्रोनॉट जाता है और कोई चम्मच गिरा देता है, स्पून गिरा देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल हैपन? ठीक है, तो उस कंडीशन में होगा ये कि चम्मच अपना घूमते रहेगा और घूमने की स्पीड क्या होगी? जो आपकी सैटेलाइट की जो स्पीड होगी उसकी स्पीड से वो गोल गोल या फिर चारों तरफ जैसे भी घूमना हो उसको घूमेगा वो। ठीक है, और कुछ कर नहीं सकता है, उसको कमाना उमाना है नहीं, बस घूमना है वहां पे। लास्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता का मेजर करते हैं किससे? हाउ कैन ह्यूमिडिटी बी मेजर्ड? तो आपको भी पता है ये हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है और एग्जाम में पूछा गया सवाल है बच्चे। ठीक है, आर्द्रता कैसे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। और बहुत ज्यादा बच्चे क्या रहे थे ना यहाँ पे कि सर आपकी जो वो क्वेश्चन जो साइंस की थी क्लास 3 थी, वो हिंदी में थी, इंग्लिश कर दो। तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा, थोड़ी सी मेहनत की बट हो गया। सारे क्वेश्चंस को टाइप करना पड़ा, टाइप करके इंग्लिश करना पड़ा, समझ रहे हो? थोड़ी सी मेहनत लगी बट आपके लिए चलता है, और जब आपके लिए चलता है तो आप लाइक कर दिया करो बच्चों। और हाँ, अगर पासवर्ड कुछ रहा तो साइंस क्लास 4 करके पासवर्ड रहेगा। क्या रहेगा? साइंस क्लास 4, बिना स्पेस दिए हुए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर पासवर्ड रहा तो क्या रहेगा? देखो, SCIENC क्लास 4, बिना स्पेस दिए पासवर्ड डालना। अगर पासवर्ड मांगे पीडीएफ डाउनलोड करे में, तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो।